दोस्तों, जब एक ही परिवार का हर सदस्य एक के बाद एक ऐसे हालातों में मारा जाता हो कि उन हालातों पर सवाल उठे तो क्या उसे संयोग कहा जा सकता है। जी हाँ, अतीक अहमद के परिवार की एक और मौत, इस बार सबसे छोटे बेटे आबान की, झांसी के एक कथित सड़क हादसे में। और ये वही झांसी है जहां इसी परिवार के बड़े बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था। एक ही जिले में एक ही परिवार के दो बेटे मारे गए। सोचिए कितनी अजीब सी बात है। पिता अतीक अहमद पुलिस की हिरासत में लाइव टीवी पर मारे गए, चाचा अशरफ भी उसी समय गोली से मारे गए, बड़ा बेटा असद पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया और अब छोटा बेटा आबान सड़क हादसे में। एक ही परिवार, एक ही पैटर्न और एक ही सवाल जो हर बार पूछा जाता है, ये सब कैसे हुआ। लेकिन जवाब हर बार वही मिलता है, जांच जारी है। दोस्तों, बात करते हैं क्या हुआ। पुलिस के मुताबिक आबान की क्रेटा कार कानपुर से झांसी की तरफ आ रही थी। पुछ थाना क्षेत्र के खिल्ली गांव के पास कानपुर झांसी नेशनल हाईवे पर गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। आबान समेत कार में सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पुलिस की थ्योरी है और इसे मानने में एक साधारण मन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सड़क हादसे हमारे देश में रोज होते हैं, लाखों लोग हर साल मारे जाते हैं, तो आबान की मौत भी उन्हीं में से एक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब पीछे का इतिहास इतना खूनी हो, जब हर मौत पर उंगली उठी हो, जब पूरा परिवार धीरे धीरे मिटाया गया हो, तब एक अकेली मौत को हादसा कह करके आगे बढ़ जाना भी आसान नहीं है। इसीलिए सोशल मीडिया पर, चाय की दुकानों पर, हर जगह लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सचमुच हादसा है। दोस्तों, इस पूरे मामले का एक और बहुत बड़ा एंगल है और वो है शाइस्ता परवीन। ये अतीक अहमद की पत्नी है और पिछले कई सालों से पुलिस से बचती फिर रही हैं। पुलिस ने उन्हें ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की, उन पर इनाम भी घोषित किया गया है, लेकिन आज तक वो पुलिस के हाथ नहीं आई। कहाँ हैं, कैसे हैं, किसकी शरण में हैं, कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आबान की मौत असल में शाइस्ता परवीन को पकड़ने की योजना का हिस्सा है। सोचिए, अगर बेटा का जनाजा उठे तो कौन सी माँ अपने बेटे को आखिरी बार देखने नहीं आएगी, कौन सी माँ अपने बेटे की मिट्टी में शामिल नहीं होगी। ये असंभव है और शायद पुलिस को भी यही उम्मीद है कि शाइस्ता परवीन इस मौके पर सामने आएगी और जैसे ही सामने आएगी धर ली जाएगी। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब शाइस्ता को पकड़ने के लिए ऐसे मौके बने। इससे पहले जब अतीक और अशरफ मारे गए थे तब भी पुलिस को यही उम्मीद थी। कहा गया कि पत्नी अपने पति की मिट्टी में तो आएगी ही। पूरा प्रयागराज पुलिस ने घेर लिया था, हर गली, हर मोड़, हर कब्रिस्तान पर पहरा था, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। फिर जब बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तब भी उम्मीद थी, एक माँ अपने बेटे को कैसे नहीं देखेगी, लेकिन शाइस्ता तब भी नहीं आई। यानी वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने पति की मौत सह ली, अपने बेटे की मौत सह ली, अपने देवर की मौत सह ली, लेकिन सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने आते ही गिरफ्तार हो जाएंगी और गिरफ्तार होने के बाद जो होगा वो शायद उनके पति और बेटे से भी बुरा होगा। इसीलिए वो छिपी रहीं। लेकिन अब जब सबसे छोटा बेटा भी चला गया तो सवाल ये है कि क्या इस बार वो सामने आएंगी। ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, अब आते हैं उन आरोपों पर जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि गाड़ी अचानक बेकाबू क्यों हुई। क्या सामने से कोई गाड़ी आ रही थी? क्या कोई ट्रक टक्कर मारकर भाग गया? क्या गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी? क्या टायर फटा था? क्या ब्रेक फेल हुए थे? क्या ड्राइवर को नींद आ गई थी? क्या कोई और वजह थी? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब अभी तक साफ नहीं है। पुलिस कह रही कि जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है, कार का तकनीकी परीक्षण होगा, पोस्टमार्टम भी डॉक्टरों के पैनल की निगरानी में हो रहा है। यानी सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से हो रहा है। लेकिन प्रोटोकॉल तो हर बार होता है, असली सवाल ये है कि सच्चाई कब सामने आएगी। दूसरा सवाल ये है कि आबाना कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, किसके साथ थे, ये सब बातें साफ नहीं है। तीसरा सवाल ये है कि क्या इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी, कोई धमकी मिली थी, कोई पीछा कर रहा था, ये भी नहीं पता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस पैटर्न की जो पिछले कुछ सालों में इस परिवार के साथ बना है। ये पैटर्न बहुत डरावना है। पहले अतीक अहमद, एक माफिया जिसने अपनी सारी ज़िंदगी अपराध के साम्राज्य को खड़ा करने में लगाई। कोई शक नहीं है कि वो एक अपराधी था। सैकड़ों मुकदमे उस पर दर्ज थे, हत्या, फिरौती, अपहरण, ज़मीन कब्जा, हर तरह के मामले में उसका नाम आता रहा। लेकिन कानूनी दायरे में उसे कभी सज़ा नहीं मिली। वर्षों तक अदालतों में मुकदमे लटके रहे और आखिर में क्या हुआ? पुलिस की हिरासत में उसे लाइव टीवी पर मार दिया गया। कैमरे के सामने पत्रकारों के भेष में 3 आदमी आते हैं,
माइक हाथ में और नज़दीक से गोली मार देते हैं। ये भारत के इतिहास की सबसे अजीब हत्या थी और आज तक इसकी असली जांच नहीं हुई। हत्यारे कौन थे, कहाँ से आए, इतनी आसानी से पुलिस के घेरे में कैसे घुसे, ये सब सवाल आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, इसके बाद बड़े बेटे असद का नंबर आया। उमेश पाल हत्याकांड में उसका नाम आया था। ये उमेश पाल वही शख्स था जो राजू पाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था। राजू पाल एक बीएसपी विधायक थे जिनकी 2005 में हत्या हुई थी और इस हत्या में सीधे तौर पर अतीक अहमद और अशरफ का नाम आया था। मायावती जी वर्षों तक इस मामले को उठाती रहीं, लेकिन जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आई तब तक कुछ नहीं हुआ। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उमेश पाल की हत्या हो गई, तब पूरा मामला फिर सुर्खियों में आ गया। योगी जी ने विधानसभा में खुले तौर पर कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे और उसके बाद जो शुरू हुआ वो एनकाउंटर की एक बड़ी लहर थी। असद का एनकाउंटर झांसी में हुआ। बताया गया कि पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन कई सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सचमुच मुठभेड़ थी? पुलिस पर कोई गोली नहीं लगी, कोई पुलिसकर्मी घायल नहीं हुआ, लेकिन असद और उसका साथी दोनों मारे गए। ऐसी मुठभेड़ों पर हमेशा सवाल उठते हैं और मानवाधिकार संगठनों ने भी इस पर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार का रुख साफ रहा। दोस्तों, अब आते हैं परिवार के बाकी सदस्यों पर। अतीक अहमद के दूसरे बेटे एहजम और उमर जेल में हैं। एक और छोटा बेटा बच्चा बाल सुधार गृह में है। यानी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो चुका है और शाइस्ता परवीन फरार है। पत्नी होने के नाते उन पर भी कई मामले हैं। कहा जाता है कि उन पर भी हत्या और साजिश जैसे गंभीर आरोप हैं, इसीलिए पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस पूरे परिवार के साथ जो हुआ वो न्याय संगत था? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अतीक अहमद बेगुनाह है। उसने जो अपराध किए थे उनकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए थी, लेकिन सज़ा कौन देता है? अदालत। सज़ा कैसे मिलती है? मुकदमा चलाकर, सबूत पेश करके, गवाहों को सुनकर। अदालत की जगह पुलिस की हिरासत में गोली से मौत, ये न्याय नहीं है, ये जंगल का कानून है। दोस्तों, एक बात और सोचिए, एक बच्चा जो सिर्फ एक आपराधिक परिवार में पैदा होने की गलती करता है, क्या उसकी सज़ा भी उसे मिलनी चाहिए? क्या पिता के गुनाहों का हिसाब बेटे को देना चाहिए? हमारा संविधान तो ये नहीं कहता, हमारा कानून तो ये नहीं कहता, हमारा धर्म भी ये नहीं कहता। फिर ये किसका कानून है जो एक पूरे परिवार को ख़त्म करने पर तुला हुआ है? ये सवाल हर आदमी के मन में उठता है और ये सवाल हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत गंभीर है, क्योंकि अगर आज एक परिवार के साथ ऐसा हुआ तो कल किसी और परिवार के साथ हो सकता है, परसों आपके परिवार के साथ हो सकता है। क्योंकि सत्ता जब निर्णय लेने लगती है तो कौन जिएगा कौन मरेगा, तब कानून और संविधान बेमानी हो जाती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान एनकाउंटर की जो लहर चली है वो अपने आप में एक अलग कहानी है। सैकड़ों एनकाउंटर हुए हैं। सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करती है, कहती है कि अपराधी खत्म हो रहे हैं, अपराध कम हो रहा है, और बहुत से लोग इस नीति का समर्थन भी करते हैं। कहते हैं कि जब कानून धीमी गति से चलता है तो एनकाउंटर ही सही तरीका है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर आज पुलिस को ये अधिकार मिल गया कि वो जिसे चाहे उसे मार दे, तो कल पुलिस अपने विरोधियों को भी मार सकती है, पुलिस अपने दुश्मनों को भी मार सकती है, पुलिस पैसे लेकर भी किसी को मार सकती है। इसीलिए हमारे संविधान ने ये अधिकार पुलिस को नहीं दिया है। ये अधिकार सिर्फ अदालत को है, और अदालत को भी तब जब पूरी सुनवाई हो, दोनों तरफ से तर्क सुने जाएं, सबूत देखे जाएं, तब जा कर के कोई फैसला हो। लेकिन ये पूरा सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है। अदालतें बरसों तक मामलों की सुनवाई नहीं कर पाती, जमानतें बरसों तक नहीं मिलती, मुकदमे टलते रहते हैं, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके सरकार शॉर्टकट अपनाती है। शॉर्टकट यानी एनकाउंटर, शॉर्टकट यानी बुलडोजर, शॉर्टकट यानी सजा दिए बिना सजा। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम ऐसे लोकतंत्र में रहना चाहते हैं जहाँ न्याय अदालतों में नहीं सड़कों पर होते हों, जहाँ फैसला जज नहीं पुलिस अफसर देते हों, जहाँ सजा कोर्ट नहीं सरकार तय करती हो? ये वो लोकतंत्र नहीं है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी। अंबेडकर जी ने संविधान इसलिए नहीं बनाया था कि आगे चलकर सरकारें उसे धज्जी उड़ाती फिरे। नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ी थी कि आगे चलकर देश में जंगल का कानून चले। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आज़ाद भारत में हिंसा को महिमा मंडित किया जाए। लेकिन आज यही हो रहा है, और ये हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाइस्ता परवीन की। कुछ लोगों का मानना है कि शाइस्ता अब भी सक्रिय है। कहा जाता है कि वो अपने पति के साम्राज्य को बचाने में लगी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो बदला लेने की तैयारी में है। हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि जब तक शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं आती तब तक ये पूरा मामला अधूरा है, और शायद इसीलिए ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या
अबान की मौत उन्हें बाहर निकालने की योजना है। सोचिए, अगर आप पुलिस के आला अधिकारी हों, आप बरसों से किसी को ढूंढ रहे हों, आपको वो न मिल रही हो, तो एक न एक दिन आप ऐसा कदम उठाएंगे जो उन्हें मजबूर करे। और सबसे बड़ी मजबूरी क्या हो सकती है? अपने बच्चे की मौत। लेकिन ये सोच अपने आप में इतनी क्रूर है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। क्या सरकार इतनी नीचे गिर सकती है? क्या पुलिस इतनी मक्कारी कर सकती है? क्या राजनीति इतनी घिनौनी हो सकती है? इसका जवाब हर आदमी अपने अपने विवेक से देगा। दोस्तों, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जीत गए तो ठीक, अगर नहीं जीते तो हालात बदलेंगे। कहा जाता है कि योगी सरकार को ये डर सता रहा है कि अगर सरकार गई तो कहीं शाइस्ता परवीन बदला न लेने लगे। इसीलिए सरकार चाहती है कि जब तक वो सत्ता में है तब तक इस पूरे मामले को ख़त्म कर दिया जाए, कोई अवशेष न रहे, ताकि आगे कोई मुसीबत ना आए। ये भी एक थ्योरी है और ये थ्योरी काफ़ी लोग मानते हैं। दोस्तों, एक और सवाल ये भी है कि इस पूरे मामले में मीडिया की क्या भूमिका रही। जब अतीक अहमद जीवित था तब हर चैनल पर उसकी कहानी चलती थी, हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा होता था। लेकिन अब जब उसका पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है तब मीडिया अपेक्षाकृत चुप है। कुछ चैनल इस पर बात कर रहे हैं, बाकी सब जैसे नज़रें फेर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने से डर लगता है, कहीं सरकार नाराज़ ना हो जाए, कहीं विज्ञापन बंद ना हो जाए, कहीं दफ्तर पर छापा ना पड़ जाए। यही आज के हिंदुस्तान की सच्चाई है। मीडिया वो सवाल पूछती है जो सरकार सुनना चाहती है और वो सवाल नहीं पूछती जो जनता के हित के हैं। ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सारा मामला किस दिशा में जाएगा। पहली संभावना यह है कि जांच होगी, रिपोर्ट आएगी और ये कहा जाएगा कि ये सामान्य सड़क हादसा था, जांच बंद हो जाएगी, मामला दब जाएगा और ये पूरा प्रकरण भी बाकी अनसुलझे मामलों की तरह इतिहास के पन्ने में गुम हो जाएगा। दूसरी संभावना यह है कि शाइस्ता परवीन सामने आ जाएगी। बेटे की मौत की खबर सुनकर के वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। जब सामने आएगी तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और फिर उसके साथ भी क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तीसरी संभावना यह है कि शाइस्ता इस बार भी सामने नहीं आएगी और ये पूरा प्रकरण एक और अनसुलझी गुत्थी बनकर के रह जाएगा। जो भी संभावना सच हो, एक बात तय है कि ये मामला बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगा। सोशल मीडिया पर, गलियों में, चाय की दुकानों पर, हर जगह ये बहस चलती रहेगी और लोगों के मन में सवाल उठते रहेंगे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सबक हमारे लोकतंत्र के लिए है। हमारे संविधान ने हमें कुछ मूल्य दिए हैं, न्याय का मूल्य, समानता का मूल्य, कानून का मूल्य। इन मूल्यों को हमें बचाना है। चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसे कानून के दायरे में सज़ा मिलनी चाहिए, कोर्ट के मुकदमे चलना चाहिए, सबूत पेश होने चाहिए, दोनों तरफ की बात सुनी जानी चाहिए, तब जा कर के फैसला होना चाहिए। लेकिन जब सरकार खुद ही ये फैसला कर लेती है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तब लोकतंत्र की मौत होती है और ये मौत बहुत दर्दनाक होती है। इसमें कोई गोली नहीं चलती, कोई खून नहीं बहता, लेकिन धीरे धीरे पूरा तंत्र सड़ जाता है और जब तंत्र सड़ जाता है तो पूरा देश बीमार हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन सवालों को उठाएं। ज़रूरी है कि हम अपनी अदालतों से मांग करें कि वो अपना काम ठीक से करें। ज़रूरी है कि हम अपनी सरकार से जवाबदेही मांगें और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अपने संविधान को बचाएं, क्योंकि संविधान ही हमारी असली ताकत है, संविधान ही हमारा असली रक्षक है। और अगर संविधान कमज़ोर होगा तो हम सब कमज़ोर होंगे। दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि ये वाकई हादसा है या कोई साजिश? क्या आपको लगता है कि शाइस्ता परवीन सामने आएगी? क्या आपको लगता है कि सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जाँच करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि हमारे लोकतंत्र में ऐसे प्रकरणों की जगह होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ही असली आवाज़ है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।